फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हमारे फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल 17 को डिटेल में कवर करेंगे। आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर खुद महार जाति को बिलोंग करते थे, जिस जाति के लोगों को अनटचेबल समझा जाता था, जिसकी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर को अपने जीवन में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस और अन्यायों को सहना पड़ा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में पानी पीने के लिए जो नल था, उन्हें उस नल को हाथ लगाना भी अलाउड नहीं था। यानी अगर उनको पानी पीना है तो पियोन या फिर दूसरे बच्चों को उनके लिए नल खोलना पड़ता था। अंबेडकर जी अनटचेबल्स की समस्याओं को भली भांति समझते थे और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिसाइड किया कि देश से अनटचेबिलिटी को खत्म करना ही होगा। और अगर अनटचेबिलिटी को हमेशा के लिए स्टॉप करना है तो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाना पड़ेगा, एक ऐसा ऑफेंस जिसे करने पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो, ताकि सजा के डर से लोग अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने से बचें। इसी के साथ साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी था कि आने वाले समय में इन प्रावधानों को हटाया या फिर डाइल्यूट न किया जा सके। इसीलिए एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो इस तरह हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 मिला। यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है कि आर्टिकल 17 में किसी भी तरह के कोई एक्सेप्शंस नहीं है, यानी यहाँ पर कोई भी रियायत या फिर छूट नहीं दी गई है। अब बात यह है कि ये तो तय हो गया कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हुए अगर कोई पाया गया तो उसे सजा दी जाएगी, बट सजा क्या होगी ये डिसाइड होता है अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 से, जिसे पार्लियामेंट ने पास किया था। इस एक्ट को बाद में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1976 में एक बार अमेंड किया गया, ताकि पनिशमेंट्स को और ज्यादा सख्त बनाया जा सके। और इस एक्ट का नाम बदलकर अब रख दिया गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के हिसाब से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने की सजा है 6 महीने जेल या फिर 500 रुपए या फिर दोनों। और हाँ, कोई भी इंसान जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के जुर्म में सजा काट चुका है वो कभी भी MLA या फिर MP के इलेक्शंस नहीं लड़ सकता, वो कभी भी MLA या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। बट हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि अनटचेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है अनटचेबिलिटी? ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और ना ही पार्लियामेंट ने अपने किसी भी एक्ट में इसको डिफाइन किया है। और अगर हम डिक्शनरी में देखें तो वहां पर लिखा है कि अगर कोई छू ना सके या किसी को छूना अलाउड ना हो तो उसे अनटचेबल कहा जा सकता है। बट क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे है इस वर्ड अनटचेबिलिटी का मीनिंग ये है? क्या हम अनटचेबिलिटी के इस डिक्शनरी मीनिंग पर रिलाई कर सकते हैं? जी नहीं। डिक्शनरी में जो ये मीनिंग लिखा है हम इस पे तो रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है और इसको डिफाइन नहीं किया गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही पार्लियामेंट के किसी एक्ट में, तो हम उस टर्म का मतलब हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी लैंडमार्क जजमेंट में ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैसूर हाई कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया है। मैसूर हाई कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को सिंगल कोट्स में मेंशन किया गया है। इसका मतलब ये कि हमें अनटचेबिलिटी को लिटरल या फिर ग्रामेटिकल सेंस में नहीं समझना चाहिए। मैसूर हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है कि अनटचेबिलिटी हमारे देश में जन्मी एक सामाजिक बुराई है, जिसके कारण कुछ क्लासेस और सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज को उनके जन्म के आधार पर सदियों तक डिस्क्रिमिनेट किया गया है। मैसूर हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कुछ लोगों को समाज में उनके कार्यों के कारण बॉयकॉट कर दिया गया है या फिर उन्हें रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने से मना कर दिया गया है तो वो अनटचेबिलिटी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके दोस्तों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि ना तो वो आपसे बात करेंगे, ना आपके साथ खाना खाएंगे और ना ही आपकी शक्ल देखेंगे, तो क्या ये अनटचेबिलिटी है? नहीं, ये अनटचेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स ने आपको कास्ट के आधार पर बॉयकॉट नहीं किया है। यानी मद्रास हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि जन्म के आधार पर कुछ कास्ट के लोगों को जो बॉयकॉट किया जाता है उसको अनटचेबिलिटी कहा जाता है। तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि अनटचेबिलिटी क्या होती है। अब जरा ये समझ लेते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में किन किन चीजों को ऑफेंस माना गया है। अगर आप किसी इंडिविजुअल को प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप जैसे कि मस्जिद, टेम्पल, गुरुद्वारा एक्सेट्रा में प्रवेश करने से रोकते हैं उनकी कास्ट की वजह से, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में एक ऑफेंस है। इसके अलावा अगर आप लोगों को अपने आर्टिकल्स, स्पीचेस के जरिए ये समझाते हुए पाए गए कि अनटचेबिलिटी सही है और अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तो ये भी एक ऑफेंस है। इतना ही नहीं, अगर आप हॉस्टल, होटल, हॉस्पिटल
या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर पब्लिक एंटरटेनमेंट वाली जगह चलाते हैं और वहां आप किसी इंडिविजुअल को उसकी कास्ट की वजह से उसका प्रवेश रोकते हैं, तो ये भी एक ऑफेंस माना गया है सिविल राइट्स एक्ट 1955 में। और हाँ, अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को अनटचेबिलिटी के ग्राउंड पर इंसल्ट करते हैं तो भी सिविल राइट्स एक्ट 1955 के तहत आपको अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए सजा दी जाएगी। और अगर आपकी कोई दुकान है जहां पर लोगों को आप अपनी सर्विसेज देते हैं, तो वहां भी आप किसी इंसान को सामान बेचने से या अपनी सर्विसेज देने से मना नहीं कर सकते उसकी कास्ट की वजह से। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका एक सैलून है, आप लोगों के बाल काटते हैं। अगर वहां पर एक व्यक्ति आता है और आपने उसके बाल काटने से मना कर दिया, तो वो व्यक्ति आपको अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट ले जा सकता है अगर वो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है। बट अगर वो व्यक्ति शेड्यूल कास्ट का नहीं है तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये था आर्टिकल 17। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 18 को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें।